आज हम प्रथम विश्व युद्ध इसको समझेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध के क्या कारण थे, प्रथम विश्व युद्ध क्यों हुआ और इसके लिए कौन कौन सी शक्तियां जिम्मेदार रही। प्रथम विश्व युद्ध जो कि अचानक नहीं हुआ, इस युद्ध की भूमिका पहले से चली आ रही थी और हमने देखा कि किस प्रकार से राष्ट्र एक दूसरे के प्रति नफरत की भावना रख रहे थे और वो किसी न किसी अपनी बदला लेना चाहते थे। और जब ऐसी स्थिति बन गई कि सभी का जो स्वार्थ सिद्ध करने में जब रुकावटें आई और तो उन्हें किसी न किसी मजबूरीवश या अपने स्वार्थवश इस युद्ध में शामिल होना पड़ा, क्योंकि जो शक्तियां थी वो अपनी मनमानी को उतर आई थी और जिसमें इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, जर्मनी, जापान, इटली, तो ये इस तरह से एक तरह से लोगों में आपसी मतभेद तो थे ही, साथ में कुछ ऐसे भी तत्व थे जिससे कि राष्ट्रीयता की भावना अधिक उग्र होना, शस्त्रीकरण में वृद्धि करना और अपनी कुछ क्षेत्रों को हड़पने का लालसा या फिर एक दूसरे को लड़ाने की लालसा। तो ये इस प्रकार की जो विचारधाराएं थी वो हमें प्रथम विश्व युद्ध के रूप में देखने को मिलती हैं और आज हम प्रथम विश्व युद्ध को समझेंगे। महायुद्ध के कारण तो दो गुटों का निर्माण पहला कारण है, दूसरा कारण है शस्त्रीकरण के लिए होड़, तीसरा राष्ट्रीयता और चौथा साम्राज्यवाद। अन्य कारण तत्कालिक कारण युद्ध का उत्तरदायी कौन कौन से राष्ट्र थे, इसमें ऑस्ट्रिया, सर्बिया, रूस, जर्मनी, फ्रांस और इंग्लैंड। ये इनकी भूमिका काफ़ी इसमें रही और इनकी क्या क्या नीतियां रही इसको हम समझेंगे विस्तार से। तो दो गुटों का निर्माण इसको समझेंगे। बिस्मार्क की कूटनीति के कारण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में फ्रांस बिल्कुल अकेला पड़ गया था। फ्रांस एक तरह से अलग थलग सा पड़ गया। जर्मनी एक और तो त्रिपुट संधि के द्वारा ऑस्ट्रिया, इटली के साथ मैत्री सूत्र में बना था, तो दूसरी ओर जर्मनी ने ऑस्ट्रिया से छिपाकर रूस के साथ री इंश्योरेंस संधि के द्वारा समझौता कर दिया था। जर्मनी द्वारा निर्मित त्रिपुट के मुकाबले में इंग्लैंड, फ्रांस और रूस का त्रिपुट अस्तित्व में आ गया था और ट्रिपल अलायंस और ट्रिपल आतांत एक दूसरे के इतने विरुद्ध हो गए थे कि उन्हें खतरे से बचाना दुष्कर काम सिद्ध हुआ। और 1870 से 1914 ईस्वी के मध्य की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रथम विश्व युद्ध के लिए ये उत्तरदायी मानी जा सकती है कि 1870 से 1914 ईस्वी के बीच में जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति चली वो भी इस युद्ध के लिए महत्वपूर्ण उत्तरदायी मानी जा सकती है। और इधर बिस्मार्क की कूटनीति से फ्रांस को भी मतलब अलग थलग पड़ा हुआ था। इधर रूस का भी अपना अलग से एक कार्यक्रम चला हुआ था। तो इस प्रकार से दो गुटों का निर्माण होना भी प्रथम विश्व युद्ध का महत्वपूर्ण कारण माना जा सकता है। इसके बाद शस्त्रीकरण के लिए होड़। अब शस्त्रीकरण की होड़ ये सभी राष्ट्र ये कह रहे थे कि हम अपने जो शस्त्र बना रहे हैं वो अपनी सुरक्षा के लिए बना रहे हैं और जो दूसरा राष्ट्र है वो शस्त्रीकरण को बढ़ावा दे रहा है। तो इसमें क्या था कि जो छोटे जो देश थे, कमज़ोर थे, उनको चुप करा दिया जाता और समझा दिया जाता कि अब ऐसा नहीं होगा। और बाद में जो ये शक्तियाँ थीं वो एक दूसरे के विरुद्ध शस्त्र निर्माण में काफ़ी आगे जा चुकी थी और एक प्रतिस्पर्धा की नीति जो थी इसने शस्त्रीकरण को और अधिक बढ़ावा दिया और शस्त्रीकरण की तीव्र गति के कारण विश्व को एक तरह से महायुद्ध के मुहाने पर ला खड़ा किया था।
तो इसमें देखते हैं 1870 ईस्वी में जर्मनी के हाथों पराजित होने के बाद फ्रांस बड़े पैमाने पर शस्त्रीकरण को बढ़ावा दे रहा था। इंग्लैंड भी इस प्रतिस्पर्धा में शामिल हो गया। विश्व में चारों ओर भय और संदेह का वातावरण फैला हुआ था सैनिकवाद को, जिससे बढ़ावा मिला। तो जब जर्मनी के हाथों फ्रांस जब पराजित हो जाता है तो फ्रांस के मन में ये बात आती है कि यदि हमारे पास अधिक शस्त्र होते, अच्छी सेना होती और अधिक भंडार होता शस्त्रों का, तो शायद हम पराजय का मुंह नहीं देखना पड़ता। और इसी विचारधारा ने फ्रांस ने शस्त्रीकरण को और अधिक बढ़ावा दिया। इसके बाद इंग्लैंड ने भी इसको बढ़ावा दिया। फिर इसके साथ ही जो अन्य देश थे वो भी इसमें जुट गए। उनका ये उद्देश्य था कि किसी प्रकार से शस्त्रों में किसी प्रकार की कमी नहीं की जाए और चीज़ों में कटौती की जाए, धन को और चीज़ों में कम किया जाए, पर शस्त्रों को बढ़ावा देना। जब ये पूछा जाता है कि आप क्यों, तो बस ये कहते हैं कि हम तो अपने रक्षा के लिए शस्त्र का निर्माण कर रहे हैं, जो दूसरे देश हैं वो इसको बढ़ावा दे रहे हैं। तो इस प्रकार की नीति ने सैनिकवाद को बढ़ावा दिया, जिससे कि विश्व में शस्त्रीकरण को बढ़ावा मिलने के कारण प्रथम महायुद्ध यानी प्रथम विश्व युद्ध की स्थिति पैदा हुई। इसके बाद राष्ट्रीयता। महायुद्ध का एक मौलिक कारण राष्ट्रीयता भी था। अब देखो, राष्ट्रीयता हमने देखा कि उग्र राष्ट्रीयता। तो जब फ्रांस जब बौद्धिक मतलब अधिक विकास हुआ, मतलब लोगों में नवीन जागृति आई, जैसे कि हमने देखा फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति और पाश्चात्य विचारकों का प्रभाव, समाचार पत्रों का प्रभाव और विभिन्न राजनीतिक विचारों का प्रभाव, तो इससे क्या लोगों में एक राष्ट्रीयता की भावना में बहुत अधिक वृद्धि हुई। और बहुत से जो जैसे कि फ्रांसीसी क्रांति और अमेरिकी क्रांति में हमें देखने को मिलता है कि किस प्रकार से वहाँ पर सामंतवाद और अन्य बुरी चर्च के बंधनों से मुक्ति मिलती है। तो फिर अब लोग ये सोचने लगे थे कि किस प्रकार से हम अपने राष्ट्रीय गौरव को और अधिक बढ़ाएं। तो इसमें आग में घी डालने का काम वहाँ के जो प्रमुख थे, शासन प्रमुख, उन्होंने किया। उन्होंने जनता की भावना को और अधिक भड़काया, जिससे कि वो उग्र होते गए। और इस प्रकार से फिर ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि उन्हें अब युद्ध के अलावा कोई चीज़ सूझ नहीं रही थी। और फिर इस राष्ट्रीयता की भावना ने क्या किया कि युद्ध के मुहाने पे ला खड़ा किया, क्योंकि जो बातें वहाँ के प्रशासन प्रमुख ने कर दी है कि हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, हम इसका बदला लेंगे, तो फिर इस प्रकार जनता ने भी फिर बाद में उन पर दबाव डाला कि आपने जो कहा वही करें। तो इस प्रकार से इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, जर्मनी और ऑस्ट्रिया, सर्बिया, इन सब के अंदर यही स्थिति पैदा हुई कि फिर इनको युद्ध में शामिल होना ही पड़ा। तो अत्यधिक राष्ट्रीयता की भावना और राष्ट्रीयता की भावना ने युद्ध को बढ़ावा दिया। इसके बाद साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद की इस दौड़ में ग्रेट ब्रिटेन सबसे आगे रहा। साम्राज्यवाद ने यूरोपीय शक्तियों के मध्य तनाव और वैमनस्य को बढ़ावा देकर प्रथम महायुद्ध का मार्ग प्रशस्त किया। साम्राज्यवाद, जैसा कि औद्योगिक क्रांति हुई, औद्योगिक क्रांति के बाद जो कि अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के उद्देश्य से यूरोपीय कंपनियां अन्य देशों में गई, अफ्रीका, एशिया, दक्षिण एशिया। तो इन्होंने अपना उद्देश्य ये रखा, किसी प्रकार से हमें नई बस्तियां ढूंढनी है, न अपने माल को बेचना है। और धीरे धीरे इसी विचारधारा ने उपनिवेशवाद को बढ़ावा दिया। और फिर इसके बाद धीरे धीरे ये लगने लगा कि जहाँ जहाँ वो गए वहाँ के लोग ज़्यादा पिछड़े हुए हैं बौद्धिक रूप से, और वहाँ का शासन तंत्र भी इतना अच्छा नहीं है कि वो मतलब किसी प्रकार की रुकावट पैदा कर सके। जैसे कि भारत, चीन, जापान और अन्य देश, यहाँ देखने को मिलता है कि किस प्रकार से पुर्तगाली, डच और अंग्रेज अपनी बस्तियाँ बसाते हैं और अपना उपनिवेश स्थापित करते हैं। फिर उसके बाद ये चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से हमें यहाँ पर पूर्ण राजनीतिक स्वामित्व प्राप्त हो जाए। और इसी भावना ने बाद में साम्राज्यवाद को बढ़ावा दिया कि जो महाशक्तियाँ वो ये चाहने लगी कि किसी भी प्रकार से हमें यहाँ पर राजनीतिक प्रभुत्व मिल जाए, जिससे कि हम यहाँ पर शासन कर लेंगे। ऐसा ही भारत में देखने को मिलता है।
ऐसे ही चीन में और अन्य देशों में, अफ्रीका महाद्वीप में भी ऐसा ही दिखाई देता है। तो इस प्रकार से साम्राज्यवाद की भावना ने इनके बीच में प्रतिस्पर्धा पैदा कर दी। इनके इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, जर्मनी और सर्बिया, ऑस्ट्रिया, तो ये लोग अब ये चाहने लगे कि अधिक से अधिक उनका क्षेत्र विस्तार हो, और राष्ट्रीय भावना ने तो और अधिक बढ़ावा दिया। इससे साम्राज्यवाद की भावना ने फिर क्या हुआ कि लोग इन यूरोपीय देशों में फिर ये भावना और अधिक बढ़ेगी कि हमारा क्षेत्र विस्तार होगा, हमें आमदनी होगी, और उद्योगीकरण से जो उनका जो माल पैदा हो रहा है, वो प्रोडक्शन हो रहा है, उसको हम खपा सकते हैं। तो इस प्रकार से साम्राज्यवाद की भावना ने विश्व महायुद्ध की स्थिति को पैदा किया। इसके बाद अन्य कारणों में देखें तो समाचार पत्रों द्वारा लोकमत को उकसाने का था। तो समाचार पत्र क्या, ये इसमें ऐसे लेख निकलते थे जो लोगों को उकसाते थे कि, और लोग पहले से अधिक साक्षर हो गए थे, जागरूक भी थे। तो समाचार पत्रों द्वारा लोकमत को उकसाने का था। सभी देशों में समाचार पत्रों ने ऐसा ही कार्य किया। इतिहासकारों से पीरों के अनुसार प्रजातंत्र की भिन्नता और निरंकुश शासकों की उपस्थिति भी इस महायुद्ध का कारण बन गई थी। तो यहाँ पर शेपीरो कहते हैं कि प्रजातंत्र की भिन्नता और निरंकुश शासकों की उपस्थिति भी इस महायुद्ध का कारण बनी। रूस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी तथा तुर्की में निरंकुश शासक थे और भौतिक उन्नति के लिए मानव धर्म को भुला दिया गया। मतलब इस बात पे बल दिया गया किसी प्रकार से मतलब भौतिक उन्नति हो, मानवता से कोई मतलब नहीं। और इस प्रकार की भावना ने भी निजी स्वार्थ को अधिक बढ़ावा दिया, और जिसके कारण लोगों में मतलब देशों में आपसी टकराव होना आरंभ हो गया, और इससे प्रथम महायुद्ध की स्थिति बन गई। तत्कालीन कारण क्या है? 28 जून 1914 ईस्वी के दिन संपूर्ण संसार ऑस्ट्रिया के युवराज, मतलब संपूर्ण संसार ऑस्ट्रिया के युवराज आर्कड्यूक फर्डिनेंड तथा उसकी पत्नी की हत्या बोस्निया की राजधानी सोरोजोवो में कर दी गई, और हत्या के अपराधी 2 बोस्नियन थे। ऑस्ट्रिया को जर्मनी का समर्थन प्राप्त था, जबकि सर्बिया को रूस का समर्थन प्राप्त था। लेकिन ये जो आर्कड्यूक फर्डिनेंड की हत्या और उसकी पत्नी सहित सोरोजोवो में होना, ये इसका तत्कालीन कारण था, जिससे कि एक विस्फोटक स्थिति पैदा हो गई, और बाद में ये महायुद्ध के रूप में परिणति दिखाई देती है। इसके बाद युद्ध का उत्तरदायित्व। तो युद्ध के उत्तरदायित्व में अगर हम देखें तो ऑस्ट्रिया, सर्बिया, रूस, जर्मनी, फ्रांस और इंग्लैंड ये इसके लिए जिम्मेदार हैं। जिसमें ऑस्ट्रिया क्या था? ऑस्ट्रिया को इस युद्ध के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। जैसे नंबर 1, सर्बिया के प्रति ऑस्ट्रिया की आक्रामक नीति। नंबर 1, सर्बिया के प्रति ऑस्ट्रिया की आक्रामक नीति। नंबर 2, सर्बिया की ऑस्ट्रिया विरोधी नीति। और नंबर 3, ऑस्ट्रिया की अपनी आंतरिक कमजोरियां। तो ये ऑस्ट्रिया की जो ऐसी बातें हैं जो प्रथम विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी थी। दूसरा है सर्बिया। महायुद्ध के लिए सर्बिया भी दोषी माना जा सकता है। सर्बिया के उच्च अधिकारियों को युवराज की हत्या करने के षड्यंत्र को पहले से ही पता थे। तो सर्बिया के जो उच्च अधिकारी थे उन्हें पता था कि किस प्रकार से आर्कड्यूक फर्डिनेंड की हत्या होनी है, और उसकी जानकारी थी। और उन्होंने क्या किया? अपराधियों के विरुद्ध कोई न तो कदम उठाया और न ही उन्हें रोकने का प्रयास किया। इसलिए सर्बिया भी इसके लिए जिम्मेदार माना जा सकता है, और ये आर्कड्यूक फर्डिनेंड की हत्या होना एक तत्कालीन कारण बना। नंबर नेक्स्ट, रूस। विश्व का उत्तरदायित्व रूस पर भी आता है। विश्व युद्ध का उत्तरदायित्व रूस पर भी आता है। ऑस्ट्रिया और रूस दोनों ही देश बाल्कन प्रायद्वीप में अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहते थे। कौन कौन? रूस और ऑस्ट्रिया ये चाह रहे थे कि बाल्कन जो क्षेत्र है उसमें अपना मतलब प्रभुत्व स्थापित हो, जिससे कि उन्हें आर्थिक लाभ हो और उनकी प्रतिष्ठा में वृद्धि हो। तो ऐसा ये दोनों ही चाह रहे थे। सेंट स्टीफनो की संधि बाल्कन क्षेत्र में रूसी सफलता की चरम सीमा मानी जा सकती है। जो सेंट स्टीफनो की जो संधि हुई
वो बाल्कन क्षेत्र में रूसी सफलता की चरम सीमा थी और रूस और ऑस्ट्रिया में तनातनी की स्थिति बनी हुई थी। तो रूस ने भी सेंट स्टीफनो की संधि के माध्यम से एक अप्रत्याशित सफलता प्राप्त की, लेकिन बाद में इससे और जो इसके विरोधी देश थे वो नाराज हो गए और युद्ध का कारण बने। इसके बाद जर्मनी केसर विलियम द्वितीय की विदेश नीति तथा सैन्य वृद्धि से सभी राष्ट्र पहले से ही चिंतित थे। केसर विलियम द्वितीय की जो नीति थी उससे उसके जर्मनी के लोग भी नाराज थे और भयभीत भी थे कि ये किस प्रकार की नीतियां अपनाई जा रही हैं। तो विदेश नीति का सैन्य वृद्धि से सभी राष्ट्र पहले से चिंतित थे। विलियम का सबसे बड़ा दोष था ऑस्ट्रिया को बिना शर्त सहायता का वचन देना। पहला काम यह था कि मतलब विलियम का सबसे बड़ा दोष क्या था, ऑस्ट्रिया को बिना शर्त सहायता का वचन देना, इंग्लैंड तथा फ्रांस के विरुद्ध बिना सोचे समझे कदम उठाना दूसरा, और तीसरा था जर्मनी के नागरिकों ने विलियम को समझाने का प्रयास तो किया लेकिन विलियम ने किसी की बात नहीं मानी। केसर विलियम द्वितीय ने अपनी मनमानी की। ये बाद में प्रथम विश्व का कारण बनता है। तो केसर विलियम द्वितीय की विदेश नीति भी द्वितीय विश्व के लिए महत्वपूर्ण उत्तरदायी मानी जा सकती है। फ्रांस को इसलिए भी दोषी माना जा सकता है कि उसने आंख मूंद कर अपने मित्र रूस का साथ दिया। मतलब ये नहीं देखा कि रूस क्या गलत कर रहा है क्या सही कर रहा है, सिर्फ ये उसने निश्चय किया कि रूस को सहायता करनी है और यही उसकी गलती रही। उसके मन में जर्मनी के विरुद्ध नफरत की भावना भरी हुई थी। किसके मन में? फ्रांस। तो फ्रांस ये चाहता था कि जर्मनी से किसी भी प्रकार से बदला लिया जाए, तो इसलिए उसने क्या रूस की सहायता की, जो कि रूस भी अपनी जैसा कि हमने देखा सेंट स्टीफनो की संधि के द्वारा बाल्कन क्षेत्र में अपनी रूसी सफलता की चरम सीमा मानी जा सकती है। तो यहाँ फ्रांस भी अपनी जो बदले की भावना के चलते रूस की तो सहायता कर रहा था, लेकिन जर्मनी के से वह बदला लेना चाहता था, जिसने कि प्रथम विश्व युद्ध को बढ़ावा दिया। इंग्लैंड रूस को आगे बढ़ने तथा फ्रांस को रूस की सहायता करने के लिए प्रोत्साहित करने में इंग्लैंड का बहुत बड़ा हाथ था। तो रूस को आगे बढ़ना था, फ्रांस को रूस की सहायता करने के लिए प्रोत्साहित करने में इंग्लैंड का बहुत बड़ा हाथ था। और इंग्लैंड ये चाहता था कि फ्रांस रूस की सहायता करे, पर इनके आपसी कुछ वैचारिक मतभेद भी थे और इंग्लैंड ने युद्ध घोषणा के मतलब इंग्लैंड का बहुत बड़ा हाथ था। इंग्लैंड ने युद्ध की घोषणा फ्रांस को सैन्य सहायता का वचन भी दे दिया बिना शर्त के क्या कर दिया कि इंग्लैंड ने फ्रांस को सैनिक सहायता का वचन दे दिया। इस प्रकार से इंग्लैंड, फ्रांस और रूस ये एक तरफ, और इन्होंने फिर जो इनके शत्रु देश थे उनको नीचा दिखाने का पूरा प्रयास किया गया, जिसके कारण प्रथम विश्व युद्ध की स्थिति पैदा हो गई। इस प्रकार विश्व युद्ध का उत्तरदायित्व सभी प्रमुख शक्तियों पर आ जाता है। किसी एक ही देश पर संपूर्ण दायित्व थोपना न्यायोचित नहीं है। प्रत्येक देश को इससे लाभ की आशा थी, मतलब सभी देश ये चाह रहे थे कि कोई ना कोई उन्हें लाभ अवश्य होगा और ऐसी ही आशा रख रहे थे, ऐसा ही लालच था उनके मन में, जिससे कि और पिछले कई वर्षों से ये देश ऐसा कार्य करने में लगे हुए थे। क्यों? ऐसा नहीं, कोई युद्ध अचानक नहीं होता है, उसके लिए कोई ना कोई भूमिका पहले से ही तय हो रही होती है, फिर अचानक उसका एक विस्फोट होता है। वो इस रूप में हमें दिखाई दिया कि यहाँ पर सर्बिया, ऑस्ट्रिया, रूस, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इन सब में पहले से कोई ना कोई गतिविधियाँ ऐसी बन रही थी या नीतियाँ या विदेश नीति कांड ऐसी स्थिति बन रही थी कि जो एक महायुद्ध का रूप ले लेती है। तो परिणाम स्वरूप उन्हें महायुद्ध में सम्मिलित होने के लिए विवश हो जाना पड़ा। तो मतलब इससे लाभ की आशा थी और पिछले कई वर्षों से ये देश ऐसा कार्य करने में लगे हुए थे जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें महायुद्ध में सम्मिलित होने के लिए विवश हो जाना पड़ा। किंतु जर्मनी अन्य राष्ट्रों की अपेक्षा अधिक उत्तरदायी था। तो ये विद्वान मानते हैं कि
जो जर्मनी की जो नीतियाँ थी और फर्स्ट वर्ल्ड वार के लिए जर्मनी को अधिक उत्तरदायी माना जाता है। और आज हमने प्रथम विश्व युद्ध के कारणों के बारे में विस्तार से समझा कि प्रथम विश्व युद्ध के कौन कौन से कारण थे। 2 गुटों का निर्माण, शस्त्रीकरण के लिए होड़ होना, इसके बाद राष्ट्रीयता की भावना, साम्राज्यवाद, अन्य कारण में हमने देखा समाचार पत्रों का अधिक प्रभाव और सेपीरों ने माना के अनुसार प्रजातंत्र भिन्नता और निरंकुश शासकों की उपस्थिति भी इस महायुद्ध का कारण बनी। इसके बाद भौतिक उन्नति को अधिक महत्व देना, ये भी एक कारण था। तत्कालीन कारण में 28 जून 1914 ईस्वी के दिन संपूर्ण संसार ऑस्ट्रिया के युवराज आर्चड्यूक फर्डिनेंड तथा उसकी पत्नी की हत्या बोस्निया की राजधानी सेर्बिया में कर दी गई। इस घटना ने इस महायुद्ध में एक तरह से शुरुआत करने का एक कारण बना, तत्कालीन कारण। और हत्या के अपराधियों को बोस्नियन जो थे ऑस्ट्रिया को जर्मनी का समर्थन था, जबकि सर्बिया को रूस का समर्थन प्राप्त था। युद्ध का उत्तरदायित्व ऑस्ट्रिया इसके लिए उत्तरदायी है, क्योंकि सर्बिया के प्रति ऑस्ट्रिया की आक्रामक नीति और सर्बिया की ऑस्ट्रिया विरोधी नीति, ऑस्ट्रिया की अपनी आंतरिक कमजोरियां, सर्बिया, इसके बाद रूस। सर्बिया के अधिकारी जानते थे कि युवराज की हत्या किसने की, क्यों, वो सत्या की संभावना थी, पर उन्हें रोकने का प्रयास नहीं किया। रूस ने सेंट स्टीफन की संधि से हमला एक तरह से उल्लू सीधा किया, अपनी ये सफलता की चरम सीमा मानी जा सकती है। जर्मनी में केसर फिलिप द्वितीय की विदेश नीतियाँ जो कि हानिकारक सिद्ध हुई। और फ्रांस जर्मनी से अपना बदला लेना चाहता था, इसलिए वह रूस को अपना समर्थन करता है। इंग्लैंड भी अप्रत्यक्ष रूप से फ्रांस को सपोर्ट करता है, क्योंकि वो ये देख रहे थे कि इंग्लैंड और फ्रांस के जो उद्देश्य है वो सेम है, समान है। और इस प्रकार से अगर युद्ध हुआ, युद्ध की जो स्थिति थी उसमें सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी अगर उत्तरदायित्व देखा जाए तो जर्मनी की थी। तो आज हमने प्रथम विश्व युद्ध के कारणों को जाना। अब इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में प्रथम विश्व युद्ध के परिणामों को समझेंगे। आज बस इतना ही। ओके।